आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 कृतिका। कृतिका चैप्टर 1। मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें को मृदुला गर्ग ने लिखा है। इसको मृदुला गर्ग ने लिखा है। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। ये कह रहा है मेरी एक नानी थी, जाहिर सी बात है वो अभी हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी है और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ परदानसी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार किया पति पर कभी किया। पर्दा करने वाली स्त्री। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। जब ढंग हैरान रह गए। जिस परदानसी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब ना वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लीवर लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमानबरदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी की सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन वह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। खैर, इस तरह तेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सदा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुए। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतरने की पेशकश नहीं की। बहुत बोलने वाली आज्ञाकारी। पहला है बहुत बोलने वाली, दूसरा है आज्ञाकारी। क्यों नहीं की? उसकी 2 वजहें थी। पहली क्यों नहीं की? उसकी 2 वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम
बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घरवाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर पे लड़के की अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिथाक होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की राजमंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी। जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत और दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, घर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ की नहीं खुद मुर्जात पिताजी भी घर पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रहती थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से ही चाहिए। जिस चीज़ से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ना उन्होंने कभी हमें लाड किया, ना हमारे लिए खाना पकाया और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम घरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घरवालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्त वे हमारे भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से उस उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व
बनाए रखने की छूट थी। इसी निजित्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। तैयार चुस्त तत्पर, लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी की रही देती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने की शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उसकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम मुंह खोले के खुले रह गए। उसका ऐलान कर दिया, लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर का कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पशुतों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा हो रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दुहराती रहीं। पूरा नुक्कुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा तार जुड़ा हुआ है। बेहतर का तार इधर, वह तार खींचती उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। ये जो वर्ड अंडरलाइन हो रहे हैं, इसकी वर्ड मीनिंग आप पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ा हार्ड वर्ड है, हार्ड मीनिंग है, उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। लड़की की गैर वियाजब जुस्तजू। सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहे। माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर की दीदार की खुशनसीबी की हाथ आई थी। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे और औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। यहाँ बता नहीं, रत जगह में रात को जागना, जैसे रात को जागना पूरी रात, कोई शादी रहती है रात को आदमी जागते हैं, उसे कहते हैं रत जगह मना रही थी। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की धाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर ना हुई। यहाँ जो है नामी चोर है, जैसे कोई बड़ा चोर, नामी चोर जिसके ऊपर कुछ इनाम हो, उसका नाम हो, जिसका नाम नामी चोर, जिसका नाम हो बहुत। नामी चोर कब सेंध लगाकर, सेंध मतलब घात लगाकर मौका देख के घुस गया। सेंध लगाकर हवेली में घुसा
किसी को खबर ना हुई, पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों की शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफियाँ दिमाग में बिठला कर उतरा था। जुग्राफिया मतलब प्लान। चोर ने बहुत सारे प्लान बनाकर कमरे में उतरा था। बहुत सारे अपने दिमाग में प्लान बनाया था। तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। पुरखिन मतलब होता है जो बहुत पुरानी होती हैं, जैसे दादी जी जो पुरानी जो आती हैं, जो ज़्यादा थोड़ा बोलती हैं, पुरखिन उनको बोलते हैं। आगे चलते हैं। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँवों की आहट से ही खुल गई। पहला है अनुग्रह दया, दूसरा है संग्रह न करना, किसी से कुछ ग्रहण न करना, तीसरा है नियम से। जब उनकी नींद खुल गई चोर के आहट से, तो उन्होंने पूछा कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। इत्मीनान मतलब आराम से। माँ जी ने पूछा कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। चोर ने कहा जी मैं। चोर ने युगे से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला। माँ जी ने कहा पानी पिला। माँ जी ने कहा पानी पिला। चोर ने झिझक कर कहा जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कस कर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भगवान से उनका तार जुड़ने होने की खबर उसे थी। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। मारी घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कहा गया हुआ करे। माँ जी ने कहा प्यासे को पानी तो पिला कर देख, मेरा धर्म न बिगड़ियो। लोटे के मुँह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आज चोर के हाथ का पी लोगी, कहना रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा।